कुछ कैमरा में दिक्कत आ रही है। Now students, good evening. Good evening everybody. Today I am going to start the second part of amines, that is method of preparation of amines. This is the second part of amines. फर्स्ट में हमने आपको बताया कि amines क्या होता है और कैसे हम लोग का IUPAC नेमिंग करते हैं, इंक्लूडिंग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में क्या होता है कि आपका जो एमाइंस है उसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो पहला फर्स्ट मेथड है, दैट इज द अमोनोलिसिस मेथड। अमोनोलिसिस मेथड, फर्स्ट मेथड इज द अमोनोलिसिस मेथड। किसका किसका अमोनोलिसिस करना है? हेलो एल्केन्स का और एल्कोहल्स का, इन दोनों का अमोनोलिसिस करके हम लोग एमाइंस जो है बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज द हाइड्रोलिसिस मेथड। हाइड्रोलिसिस मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड। थर्ड मेथड इज द reduction method, reduction method, reduction method. Fourth method is the Gabriel thalamide reaction. This is very important reaction, Gabriel thalamide reaction. Fifth is the Hoffman's bromamide degradation reaction. These are the 5 methods to prepare amines. These are the 5 methods to prepare amines. तो इस तरह से हम 5 मेथड से amines बना सकते हैं। तो इसमें 1 by 1 करके चलते हैं। These are the 5 methods to prepare amines. First method is the अमोनोलिसिस मेथड। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, उसी तरह से अमोनोलिसिस मेथड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम वाटर से ट्रीट करके उसको ब्रेक कर दें। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम इलेक्ट्रिक पास करके उसको ब्रेक कर दें। उसी तरह से अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम अमोनिया से ट्रीट करके ब्रेक कर दें, उसको हम लोग अमोनोलिसिस मेथड कहते हैं। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई हैलो ले लें और उसको अमोनिया से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो यहाँ से एक X मतलब हैलोजन। जैसे हैलोजन में क्या ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ से हैलोजन, यहाँ से एक HX बन के निकल जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड, और ये क्या बनेगा? RNH2। तो यू गेट प्राइमरी अमाइन, और में साइड प्रोडक्ट क्या निकला? HX। अब अगर यहाँ Cl है तो HCl निकल जाएगा, Br है ब्रोमीन तो HBr निकल जाएगा,
आयोडीन है तो आपका HI निकल जाएगा। ये है आपका अमोनोलिसिस मेथड। इसमें हमने क्या किससे ट्रीट किया, हेलो एल्केन से। लेकिन इसमें रिएक्शन बस इतना ही नहीं होता, यहाँ पर ऐसे होता है जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड, इसको हमने ट्रीट किया अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका H इसका Br हटेगा तो बनेगा CH3Br प्लस HBr, सॉरी CH3NH2 CH3NH2 प्लस HBr बन गया मेथाइल अमाइन। दिस इज द प्राइमरी अमाइन, राइट। लेकिन ये रिएक्शन इसी पर नहीं रुकेगा, इसमें क्या होगा कि फर्दर इस पे आपका जो मेथाइल ब्रोमाइड है, हेलोएल्केन है, फिर से अटैक कर देगा। ये आपका SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ से फिर Br और H, एक HBr निकलेगा और आपका बन जाएगा, ये जा करके उससे लगेगा तो CH3NH CH3 डाई मेथाइल अमाइन बन गया। दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, ये बन गया। अभी भी ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, इस पर फर्दर तुम्हारा मेथाइल ब्रोमाइड अटैक करेगा CH3Br, फिर से Br और H निकलेगा माइनस HBr और तुम्हें मिलेगा ट्राई मेथाइल अमाइन CH3N CH3 CH3। इस तरह से तुमको ये मिलेगा। दिस इज द टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन बन गया। देख रहे हैं, ऐसे रिएक्शन चलता जाएगा, अभी भी ये नहीं रुकेगा। अभी इस पे फर्दर आपका CH3Br अटैक करेगा और इससे एक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बना देगा। ये जो लोन पेयर है CH3 से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारा CH3N CH3 CH3 Br प्लस CH3 N प्लस एंड Br माइनस, मतलब क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बन गया। NNNN टेट्रामेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दैट इज द क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। ये जैसे मैंने यहाँ पे मेथाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया, आप यहाँ पे एथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, सब में ऐसे ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन तो बना ही, साथ में सेकेंडरी अमाइन भी बनता है, टर्सरी अमाइन भी बनता है और क्वाटनरी अमोनियम साल्ट भी बनता है। मतलब इसमें हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो देखने में तो ये रिएक्शन अच्छा लग रहा है कि हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिएक्शन अच्छा नहीं है। तो अमोनोलिसिस is not a good method to prepare amines. क्यों? What is the reason why ammonolysis is not a good method to prepare amines? Why? तो इसका आंसर ये है कि अमोनोलिसिस में हमको मिक्सचर ऑफ एमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस एंड क्वाटनरी अमोनियम साल्ट मिलता है। तो ये मिक्सचर जो होता है इसको हम आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखने में तो रिएक्शन अच्छा ठीक है, इसमें प्राइमरी अमाइन भी मिल रहा है, सेकेंडरी अमाइन भी मिल रहा है, टर्सरी अमाइन भी मिल रहा है, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट भी मिल रहा है, मतलब जैसे बाई वन गेट वन फ्री उस टाइप का लग रहा है। बट केमिस्ट्री में इस तरह के रिएक्शंस अच्छे नहीं माने जाते। वही रिएक्शन अच्छा माना जाता है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बने, क्योंकि इन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, इन सबको एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज होता है। तो इनको सेपरेट करना, एक दूसरे से प्योरीफाई करना, प्योर फॉर्म में लाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए अमोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको PDF फाइल भेजा है उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मेथाइल ब्रोमाइड का,
ऐसे आप मिथाइल आयोडाइड ले सकते हैं, एथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, या कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं अमोनोलिसिस मेथड। तो था आपका अमोनोलिसिस ऑफ हेलोइल्कीन। ऐसे अगला इसी का पार्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, आप एल्कोहल का भी अमोनोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन वहां भी यही सेम प्रॉब्लम है। कैसे? जैसे मान लो आपने लिया मिथेनॉल CH3OH, इसको आपने अमोनिया से ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3, इसको हीट करें। एल्यूमिना यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको कहते हैं? मतलब जो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करेगा, वाटर को रिमूव करने वाला एजेंट, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका मिथेनॉल का OH और NH3 का H वाटर बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका मेथाइल एमाइन प्लस वाटर। लेकिन अगेन ये प्राइमरी अमाइन बन गया मेथाइल एमाइन, लेकिन अगेन वही समस्या आएगी कि रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। फर्दर इसमें क्या होगा? इसमें फर्दर आपका मिथेनॉल अटैक कर देगा CH3OH, फिर इसमें से H और OH वाटर का लॉस होगा, और ये बन जाएगा आपका डाई मेथाइल एमाइन। सेकेंडरी अमाइन बन गया, सेकेंडरी अमाइन। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगा, इस पे फर्दर मेथाइल अल्कोहल का अटैक हो जाएगा, फिर OH निकलेगा, वाटर का लॉस होगा, और आपको मिल जाएगा ट्राई मेथाइल एमाइन CH3 थ्राइस N, मतलब आपको मिल गया टर्सरी एमाइन। तो यहां पर भी वही सेम प्रॉब्लम है, यहां पर भी वही सेम प्रॉब्लम है कि मेथाइल एमाइन प्राइमरी एमाइन भी मिला, प्राइमरी एमाइन मिला, सेकेंडरी एमाइन भी बना, और टर्सरी एमाइन भी बन रहा है। तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए अमोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं है। हाँ, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत अच्छा है। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि नोट्स आपको भेज चुका हूं, PDF फाइल आपके पास है, तो आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में आ गया कन्वर्ट, सपोज आपको कहा कि मेथाइल ब्रोमाइड से डाई मेथाइल एमाइन बनाओ। सपोज एक क्वेश्चन आ जाए कि मेथाइल एमाइन से, मेथाइल ब्रोमाइड से डाई मेथाइल एमाइन बनाओ। क्वेश्चन ये है कि मेथाइल ब्रोमाइड से कन्वर्ट मेथाइल एमाइन, मेथाइल ब्रोमाइड, कन्वर्ट मेथाइल ब्रोमाइड इनटू डाई मेथाइल एमाइन, इसमें आप मेथाइल ब्रोमाइड क्या हो गया CH3Br, और डाई मेथाइल एमाइन क्या हो गया CH3NH CH3। ये आपको बनाना है। तो इसमें पहले आपको एमाइन ग्रुप लाना है, तो हेलोइल्केन का अमोनोलिसिस कर दो, इसको अमोनिया से ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या सोडियम कार्बोनेट, Br निकलेगा और क्या बनाएगा CH3NH2, ये बना। अब एक CH3 आ गया, इसको फिर से तुम से रिएक्शन करा दो, CH3Br से रिएक्शन कराओगे तो फिर एक H एक Br निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका डाई मेथाइल एमाइन। इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत अच्छा है। मतलब आपको प्राइमरी एमाइन से सेकेंडरी एमाइन बनाना हो, सेकेंडरी एमाइन से टर्सरी एमाइन बनाना हो, तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे NCERT का ही एक कन्वर्जन है, ये तो चलो पहला था। दूसरा है कि एनिलीन से एनिलीन इनटू NN डाईमेथाइल, NN डाईमेथाइल एनिलीन बनाओ, ये कन्वर्जन है। ये तुम्हारे NCERT का ही कन्वर्जन है कि एनिलीन से NN डाईमेथाइल एनिलीन बनाओ। तो एनिलीन क्या होता है आपका, बेंजीन पर NH2 लगा है, ये एनिलीन है। NN डाईमेथाइल N, और इस पे 2 CH3 लगा है, ये बनाना है NN डाईमेथाइल एनिलीन। कैसे कन्वर्ट करोगे?
इसका एक एच हटा के मिथाइल लगाना है। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, एच हटा के अगर मिथाइल लाना है तो मिथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट कर दो, एथाइल लाना है तो एथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट कर दो। तो अगर हम इसको मिथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे CH3Br, तो यहाँ से एक एच एक Br यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एन मिथाइल एनिलीन NH3। तो एक एच तो हट के एक CH3 आ गया, दूसरा भी हटाना है तो उसको फिर से CH3Br से ट्रीट कर दो, आपका फिर HBr निकलेगा और आपको मिल जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, कन्वर्जन होगी। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन था एनिलीन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन बना और ये आपका टर्सरी अमाइन बना। तो कन्वर्जन के लिए अमोनोलिसिस मेथड बहुत अच्छा है कि एक अमाइन को दूसरे अमाइन में, प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन को टर्सरी अमाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रिएक्शन बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। कारण उसका मैंने बताया कि इसमें मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिलते हैं, और मिक्सचर ऑफ एमाइंस अगर मिलेगा तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि इन एमाइंस के मिक्सचर को, इनके कंपोनेंट्स को प्राइमरी को सेकेंडरी से, सेकेंडरी को टर्सरी से, इन सबको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए इसको एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर ये समस्या आती है। ठीक है, तो ये था आपका जो पहला मेथड था अमोनोलिसिस मेथड। सेकंड है आपका हाइड्रोलिसिस मेथड। हाइड्रोलिसिस आइसोसाइनो कंपाउंड को, आइसोसाइनाइड को, आइसोसाइनाइड कंपाउंड को, आइसोसाइनाइड कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, मतलब इसको वाटर से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस, तो ये बॉन्ड आपका ये बन जाता है Rn बन जाता है RnH2 प्लस जो एक कार्बन बचा वो बन जाता है फॉर्मिक एसिड अर्थात मिथेनोइक एसिड। तो इससे हम लोग प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। प्राइमरी एमाइन बनाने का ये मेथड है कि जिसमें हम आइसोसाइनाइड कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें एसिड, प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने ले लिया फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड सेम कंडीशन में ट्रीट कर दो तो ये आपका बन जाएगा N बन जाएगा NH2 में, और जो एक कार्बन बचा वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड में, दैट इज मिथेनोइक एसिड। या मान लो हमने प्रोपाइल आइसोसाइनाइड ले लिया, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये बन जाएगा प्रोपाइल एमाइन में प्लस फॉर्मिक एसिड। या हमने ले लिया CH3NC मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस किया तो ये बन जाएगा मेथाइल एमाइन CH3NH2 और प्लस जो एक कार्बन बचा है वो बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन में कि जो RNC है, ये वाला पोर्शन इधर H इधर OH वाटर का, फिर HOH, ये देखो, तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया RNH2, और ये वाला पोर्शन इसको मिला के बोलो तो HCOOH, ये वाला पार्ट बन जाता है फॉर्मिक एसिड और ये वाला पार्ट बन जाता है आपका प्राइमरी एमाइन। तो किसी भी आइसोसाइनाइड कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, यहाँ देखो हमने फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड, 3 एग्जाम्पल लेके हमने समझाया। तो कोई भी आइसोसाइनाइड हो तो आइसोसाइनाइड में जो N है हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड या बेस में वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक कार्बन आपका बचेगा वो आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड में। तो इस तरह से इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस मेथड कहते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड टू प्रिपेयर एमाइंस, एंड बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एमाइंस। आइसोसाइनाइड का ध्यान रखना, साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो सभी लोग, कि अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ और बनेगा, आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्राइमरी एमाइन बनेगा। जैसे यहाँ पे हम ले लें साइनाइड RCN, साइनाइड कंपाउंड ले लें, और इसको हम अगर कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब कि इसमें पूरा वाटर ऐड नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन में साइनाइड जो होता है एमाइड में कन्वर्ट होता है, RCONH2 ये बनेगा, एमाइड बनेगा, दिस इज द एमाइड। अगर कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और एमाइड बनेगा। लेकिन अगर इसी साइनाइड को हम डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी जो है कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और N जो है अमोनिया गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ध्यान रखना कि अगर साइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, तो वो पूरी तरह से वाटर को इसमें ऐड नहीं होने देता, इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और हमको मिलता है एमाइड। लेकिन अगर हम डाइल्यूट एसिड कर देते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा और उस सिचुएशन में आपको एमाइड के बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हाँ, एमाइड बनने के बाद अगर आप एमाइड का फर्दर डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में और अमोनिया गैस निकलेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसको नहीं यूज किया, तो रिएक्शन यही एमाइड पर रुक जाएगा अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड लेके साइनाइड के हाइड्रोलिसिस के। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कि याद रखो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने पर एमाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी एमाइन बनता है। ये RN जो है NH2 बदल जाता है और C जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। दिस इज द फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड। ये होता है आपका, दैट इज द हाइड्रोलिसिस मेथड। ये था आपका सेकंड हाइड्रोलिसिस मेथड। थर्ड मेथड है आपका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका रिडक्शन करके हम लोग एमाइंस बना सकते हैं। तो रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन हो। द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है उन्हीं को आपको लेना है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ईथर क्या है यहाँ पे? एज ए सॉल्वेंट। ईथर आप एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये भी है। नहीं तो एवरग्रीन हाइड्रोजन निकिल या हाइड्रोजन प्लेटिनम या हाइड्रोजन पैलेडियम, ये तो है ही। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और एक है आपका टिन HCl या आयरन HCl। आयरन HCl, टिन HCl या आयरन HCl। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कोहल, हाइड्रोजन निकिल या हाइड्रोजन प्लेटिनम या हाइड्रोजन पैलेडियम, टिन HCl या आयरन HCl, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम अलग अलग कंपाउंड्स को एमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला हम कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड को। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है, अगर उसका हम रिडक्शन टिन HCl या आयरन HCl के प्रेजेंस में करते हैं, जैसे कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है, पहला यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई भी नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, तो उसको अगर हम, ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, अगर हम इसको टिन HCl या आयरन HCl से इसको रिड्यूस करें तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, प्राइमरी एमाइन में। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट रहेगा एल्काइल रहेगा तो एल्काइल प्राइमरी एमाइन मिलेगा। मान लो हमने आपको दिया नाइट्रोप्रोपेन, ये तुम्हारा नाइट्रोप्रोपेन, इसको आयरन HCl टिन HCl से करोगे तो हो जाएगा आपका प्रोपाइल एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर प्राइमरी एमाइन, दिस इज द प्रोपाइल एमाइन। या आपने मान लो नाइट्रोबेंजीन ले लिया, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एनिलीन।
NO2 की जगह क्या आ जाएगा, NH2, ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है नाइट्रो ग्रुप का। ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, H आ गया, तो ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, दैट इज रिडक्शन। तो ये काम कौन करेगा, नाइट्रो ग्रुप को अगर रिड्यूस करना है तो आपको टिन HCl या आयरन HCl दोनों में से कोई एक यूज करना होगा, तब जा करके आपका ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो ये तो था नाइट्रो का जब रिडक्शन कराना हो। सेकेंड, साइनाइड का रिडक्शन कराना हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन कराना हो तो मान लो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, LiLH4 ले लें, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, या हाइड्रोजन निकिल ले लें, या हाइड्रोजन प्लेटिनम। टिन HCl आयरन HCl नहीं लेना है, बाकी इनमें से किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पाई बांड है, तो एक पाई बांड टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर, दूसरा पाई बांड टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH2NH2। नाउ दिस इज द प्राइमरी एमाइन। तो साइनाइड का रिडक्शन करके हम यहाँ पे प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे साइनाइड को रिड्यूस कर रहे हैं सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो उसको कहते हैं मेंडियस रिएक्शन। जैसे अगर हम यही काम सोडियम और इथेनॉल ले लें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तब यही काम करें, तो दिस इज कॉल्ड द मेंडियस रिएक्शन। इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। इसको नहीं बोलते सोडियम इथेनॉल, आप लीजिए सोडियम इथेनॉल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, और साइनाइड को या आइसोसाइनाइड भी ले सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, सपोज NC है आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड को जब इसी से खाएंगे तो यहाँ पर आपका आइसोसाइनाइड जब होगा तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें जो है चूंकि कार्बन टर्मिनल पे है, तो टर्मिनल पे टोटल कितने H जुड़ते हैं, 4H, HH, तो 4H जुड़ते हैं। अब चूंकि इसमें कार्बन टर्मिनल पे है तो आपको 3H को देना पड़ेगा, एक H इसको, तो बन जाएगा आपका NHCH3, मतलब सेकेंडरी एमाइन बनेगा, और यहाँ पे प्राइमरी एमाइन बनता है। तो जब साइनाइड या आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी एमाइन मिलेगा। लेकिन तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन। एक नेम्ड रिएक्शन हो गया, दिस इज द मेंडियस रिएक्शन। बाकी आप दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, तो वहां पर भी वही बनेगा, लेकिन फिर हम पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे। और भी इसके एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सपोज करो रिडक्शन मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया सपोज मेथाइल साइनाइड, और आपने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 H जोड़ दो तो CH3 CH2 NH2। मतलब एक पाई बॉन्ड टूटा इसका तो एक H, फिर दूसरा टूटा तो कार्बन पे एक H, नाइट्रोजन पे एक H। तो ये जो साइनाइड यहाँ पर है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2, जो यहाँ पे मैंने दिखाया साइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2NH2। इस आपने देखा कि मेथाइल साइनाइड करके हमने मेथाइल बना दिया। ऐसे मान लो बेंजीन पर साइनाइड हो, बेंजीन पे साइनाइड हो, तो सेम कंडीशन में आप या दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी वही होगा, बेंजीन रहेगा और CN की जगह क्या आ जाएगा, CH2NH2। तो ये आपका बन गया प्राइमरी एमाइन। तो इसका नाम बेंजाइल एमाइन है, नहीं तो आप इसको IUPAC नेम में भी लिख सकते हो, जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, बट वो एनिलीन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा साइनाइड का। ऐसे आइसोसाइनाइड, मान लो आपने CH3NC लिया, CH3NC मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिडक्शन कराया, तो अब यहाँ पे N पर एक H, इस पे 3H जुड़ेगा, तो CH3NH, मतलब आपको सेकेंडरी एमाइन मिल गया। तो आइसोसाइनाइड का जब साइनाइड का रिडक्शन करते हो तो प्राइमरी एमाइन मिलता है, लेकिन जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे, आइसोसाइनाइड कंपाउंड का रिडक्शन करोगे, तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन मिलेगा। इस सेकेंडरी एमाइन का कॉमन नेम क्या है, डाइमेथाइल एमाइन या N-मेथाइल मिथेनामाइन। IUPAC में N-मेथाइल मिथेनामाइन ये बनेगा। ऐसे मान लो बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर आपका आइसोसाइनाइड है, फिनाइल आइसोसाइनाइड,
फिनाइल आइसो, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा। ये देखो NHCH3, तो क्या बन गया? एन मेथाइल एनिलीन। ये बन गया आपका एन मेथाइल एनिलीन, दिस इज एन मेथाइल एनिलीन बन गया। तो ये आपका एन मेथाइल एनिलीन है। तो इस तरह से जो है आप इसका रिडक्शन करके बना सकते हैं। तो साइनाइड का रिडक्शन हो गया, नाइट्रो का रिडक्शन हो गया। अब एमाइड का रिडक्शन, एमाइड में क्या होता है? CuNH2, ये आपका CuNH2। तो इसमें भी आप रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ले लीजिए, या हाइड्रोजन निकिल या हाइड्रोजन प्लेटिनम कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये है, और दो बांड फ्री होंगे तो उन दोनों बांड की जगह पे H आ जाएगा, तो बन जाएगा RCH2NH2, ये बन गया। ए को हटा तो दो बांड फ्री हुआ, तो दोनों बांड पर दो H लग जाएंगे, तो बन गया आपका प्राइमरी एमाइन। तो एमाइड CuNH2 रिएक्शन करोगे तो आपको जो है प्राइमरी एमाइन मिलेगा। जैसे इसके और एक आध एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पे कुछ करो, यहाँ पे दिया गया आपको दिस वन CuNH2, दिस इज द ब्यूटेनामाइड। अब इसको हमने रिडक्शन करा दिया है LiLH4 से या सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो E को हटेगा, दो H आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH2NH2, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल एमाइन। ब्यूटाइल एमाइन कॉमन नेम है, IUPAC नेम लिखेंगे तो ब्यूटेनामाइन हो जाएगा, ब्यूटेनामाइन या ब्यूटाइल एमाइन। तो इस तरह से एमाइड का रिडक्शन कैसे, मान लो बेंजीन पर एमाइड ले लो, बेंजामाइड CuNH2, ये बेंजामाइड, इसका मान लो हम रिडक्शन करते हैं, यहाँ भी वही होगा, वो हटेगा और यहाँ पर आपका बेंजाइल एमाइन CH2NH2 बन जाएगा। दिस इज द कॉमन नेम बेंजाइल एमाइन। किससे बनाया हमने? दिस इज द बेंजामाइड से। तो बेंजामाइड से आपका बेंजाइल एमाइन बन जाएगा। तो ये है आपका तरीका कैसे जो है रिडक्शन करके, साइनाइड का रिडक्शन करके, आइसोसाइनाइड रिडक्शन करके, साइनाइड का रिडक्शन करके, या आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके, या एमाइड का रिडक्शन करके, उनका रिडक्शन करके हम लोग एमाइड्स बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा रिएक्शन है रिएक्शन, विच इज नेम्ड रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होता है? एक चीज है, देखो यहाँ पे फोर्थ मेथड है हमारा गैब्रियल, GABR, गैब्रियल थैला, PH साइलेंट रहता है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थैलामाइड क्या होता है? अभी मैं आपको थैलामाइड के बारे में बता रहा हूँ, अभी उसमें नहीं आता है। एक होता है थाइलिक एसिड, बेंजीन के दो कार्बन पर एडजेसेंट COH लगा हो तो उसको हम लोग थाइलिक एसिड कहते हैं, PHTH ALIC, थाइलिक एसिड। PH साइलेंट रहता है, ये थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड को जब आप अमोनिया के साथ हीट करोगे, अमोनिया के साथ जब हीट हो, OH एक H मतलब दो वाटर निकल जाएगा, OH। तो यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ऐसे, CONH, इसी को कहते हैं थैलामाइड। यही यहाँ पर यूज होता है, ये है थैलामाइड। तो थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड के रिएक्शन में नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट थैलामाइड से स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले थैलामाइड कैसे बनता है। अब आपका ये थैलामाइड बन गया, राइट। अब आप आइए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पर। अब आप ले लीजिए थैलामाइड, चलो यहाँ पे हमने ले लिया थैलामाइड, C+NH, ये हमारा थैलामाइड, दिस इज द थैलामाइड। अब सारा रिएक्शन याद रखो
सारा रिएक्शन, ये तो पूंछ जैसा लगा रहेगा, सारा रिएक्शन NH पर होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको पोटास से रिएक्शन कराएंगे, KOH से। तो क्या होगा, दिस इज पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, पोटास। तो इसका OH, इसका H, वाटर निकल जाएगा, तो बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और H निकल गया, तो यहाँ पर जो N माइनस K प्लस, तो यू गेट पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। ये जो होता है न्यूक्लियोफाइल जनरेटर का काम करेगा। तभी SN रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ से ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। अब आप इसको ट्रीट करिए आयोडो एल्केन से, आयोडो एल्केन से, आयोडो एल्केन से। याद रखना आयोडो एरीन नहीं लेना है, आयोडो एल्केन लेना है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और तुम जानते हो कि हेलो एरीन्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ड्यू टू प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, KI निकल जाएगा, K और I, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका N एल्काइल थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। देख रहे हैं, सारा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है NR। तो दिस इज कॉल्ड N एल्काइल थैलामाइड, ये आपको मिल गया N एल्काइल थैलामाइड, ये बन गया। ओके, अब इस N एल्काइल थैलामाइड को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये दोनों बांड CN CN के दोनों बांड, ये वाला बांड टूटेगा, N की तरफ H, इसकी तरफ OH वाटर का, और ये CN बांड भी टूटेगा, N की तरफ H, इसकी तरफ H। तो ये देखो एक टुकड़ा क्या बन गया, RNH2, प्राइमरी माइन मिल गया, दिस इज द प्राइमरी माइन, बट याद रखो इट इज एलिफैटिक प्राइमरी माइन, एलिफैटिक प्राइमरी माइन। और ये जो हिस्सा बचा COOH, COOH, मतलब फिर से तुम्हारा फैलिक एसिड वापस आ गया, फैलिक एसिड आपका वापस आ गया, और इस तरह से आपको मिल गया। यही है आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बाय दिस मेथड only aliphatic primary amines can be prepared, इससे केवल एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन आप बना सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, तो हम कह दें कि वाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ऐसे दे दो। वाई एनिलीन कैन, एनिलीन क्या है, एनिलीन आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक एमाइन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से नहीं बना सकते आप, एलिफैटिक ही बनता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से। अब हम यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, गैब्रियल थैलामाइड से एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, या गैब्रियल थैलामाइड से आप एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन ही केवल बना सकते हो, तो ऐसा क्यों है? के पीछे सारा खेल है कि ये आपका रिएक्शन जो होता है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको एरोमेटिक पाना है तो R की जगह आपको क्या लेना होगा, बेंजीन। मतलब यहाँ पे आपको आयोडो बेंजीन लेना होगा, आयोडो एल्केन के बजाय आयोडो बेंजीन लेना होगा। और अगर आप आयोडो बेंजीन लेंगे तो वहाँ समस्या आएगी। कैसे समस्या आएगी, मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं बना सकते। समस्या ये आएगी, अगर आपने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने की कोशिश की तो समस्या ये आएगी यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर ये लिया है
जो यहाँ पर आपने आयोडो एल्केन लिया, अगर आपको एरोमेटिक प्राइमरी ईमान बनाना है तो आपको यहाँ पे बेंजीन लेना पड़ेगा, मतलब आयोडो बेंजीन। तो आयोडो बेंजीन लोगे या ब्रोमो बेंजीन लोगे, या मान लो आयोडो बेंजीन लेते हो, तो यहाँ समस्या क्या आएगी कि जब इस पे आयोडीन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडो बेंजीन में प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। ये देखो प्लस एम इफेक्ट होगा, और प्लस एम इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी वजह से क्या होगा आपका, ये जो आपका आयोडीन है, हैलोजन है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर से जुड़ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। बाकी इसके बाद रेजोनेंस वगैरह तो बनते रहेंगे। अब यहाँ पर हमको मेन इससे मतलब है कि जो यहाँ दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया कि ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। हाई बॉन्ड एनर्जी हो गई तो यहां पर क्या दिक्कत हो जाएगा, दिस बॉन्ड इज नॉट easily breakable by a nucleophile, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये देखो, ये K प्लस है ना, इसको हटा दो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये K प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका N तक, N माइनस तक, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आयोडो एल्केन है। तो आयोडो एल्केन में आसान है, क्योंकि जैसे CH3 आई है तो यहाँ पे कोई प्लस मेजर इफेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो बॉन्ड आसानी से न्यूक्लियोफाइल तोड़ लेगा। इसीलिए तो डस प्रोसेस अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन होता है, क्योंकि वहां पे भी क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हो तो क्लोरोबेंजीन रहेगा, तो कार्बन क्लोरीन भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, तो उसकी वजह से वो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, और डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल उसको तोड़ नहीं पाता। इसीलिए डाउस प्रोसेस तुमको 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर कराना पड़ता है अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन। जबकि वहीं आप क्लोरो इथेन ले लीजिए और उसको एक्वस NaOH से ट्रीट कराइए तो आराम से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको इथेनॉल मिल जाता है आराम से। लेकिन यहाँ पे अब आप समझो कि अगर आपको एरोमेटिक लेना है, एरोमेटिक बनाना है, तो आपको यहाँ पे आयोडोबेंजीन लेना होगा। आयोडोबेंजीन अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि आयोडोबेंजीन में ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, हाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, और उस बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल आपका आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर लोग एरोमेटिक प्राइमरी माइन नहीं सकते या एनिलीन नहीं बना सकते। एरोमेटिक आपने लिया है, एथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, बेंजाइल, वहाँ आराम से टूट जाएगा, क्योंकि जो आपका आयोडो एल्केन होता है उसमें कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड आसानी से न्यूक्लियोफाइल तोड़ लेगा। और सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे मान लो हम CH3 ले लें तो यहाँ CH3 आएगा और यहाँ पर CH3NH2 बनेगा। मान लो यहाँ एथाइल ले लो तो यहाँ एथाइल आएगा, तो यहाँ एथाइल आ जाएगा। यहाँ प्रोपाइल ले लो तो यहाँ प्रोपाइल आएगा और यहाँ प्रोपाइल एमाइल बनेगा। तो एलिफैटिक आप ले सकते हो, लेकिन आप एरोमेटिक नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एरोमेटिक लेने जाओगे आयोडोबेंजीन तो ये समस्या आपको आएगी। और यही कारण है कि हम एरोमेटिक प्राइमरी माइन या एनिलीन को इससे नहीं बना सकते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रीजन। आपको जो मैंने क्लास नोट भेजा है उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है, आप अब जाके उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये था आपका जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो आपको रिएक्शन लिखना है। और या रीजनिंग आ सकती है कि क्यों गैब्रियल थैलामाइड से हम एनिलीन नहीं बना सकते
या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते, या केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड लास्ट मेथड है हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं, ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं, या इसको हम लोग हाफमैन्स रिएक्शन भी कभी कभी कह देते हैं। कभी कभी इसको हम लोग हाफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कई नाम से जानते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन्स रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दिस इज द लास्ट मेथड टू प्रिपेयर एमाइन्स। तो इसका नाम से समझ जाओ, हाफमैन तो साइंटिस्ट नाम है, ब्रोमामाइड, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, माइड मतलब एमाइड मतलब CuNH2, इसी का सारा खेल है। ब्रोमामाइड मतलब ये एमाइड का रिएक्शन है, ब्रोमीन के प्रेजेंस में होता है। तो एमाइड का रिएक्शन, एमाइड का फार्मूला क्या है? RCuNH2। अब चाहे एलिफेटिक लो एरोमेटिक, इसको ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे तो ब्रोमीन एमाइड ब्रोमामाइड इन प्रेजेंस ऑफ 4KOH, या आप 4KOH न लेके 4NaOH भी ले सकते हैं। एक मोल एमाइड के लिए 4 मोल एल्कली की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जीमेल में पूछा भी गया था एक साल कि 1 मोल एमाइड को हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से डिग्रेडेशन करने के लिए कितने मोल एल्कली की जरूरत पड़ेगी? तो ऑप्शन में था 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर है 4। तो जब इसको हम ट्रीट करते हैं तो कुछ नहीं होता, देखो ये CO गायब कर दो, ये CO डिलीट कर दो, इसलिए इसका नाम है डिग्रेडेशन, क्योंकि इसमें से एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहाँ बनेगा RNH2 प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे जितना कार्बन है, मान लो एमाइड में CN कार्बन है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, और जो आपका COA निकला वो K2CO3 बना लेगा, अगर NaOH लिए हो तो Na2CO3 बना लेगा, प्लस 2KBr, अगर NaOH लिए हो तो NaBr, प्लस आपका वाटर रिलीज होगा 2H2। ये है आपका रिएक्शन, यही रिएक्शन होता है, यही आपका हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसको डिग्रेडेशन क्यों कहे? क्योंकि इसमें एक कार्बन का लॉस हो जाता है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया इथेनामाइड CH3CONH2, दिस इज द इथेनामाइड। इसको हमने ब्रोमीन और NaOH या KOH से हीट किया, तो बताओ क्या होगा? ये CO गायब करो और बाकी लिख दो, तो ये बनेगा CH3NH2 मिथाइलमाइन प्लस 2NaBr, जो CO गायब हुआ वो बनाएगा Na2CO3 प्लस 2 वाटर। ये आपका, अब देखो इसमें 2 कार्बन था, इसका नाम था क्या? इथेनामाइड, और यहां पर क्या मिल रहा है आपको? मिथाइलमाइन। तो एक कार्बन क्या हुआ? कम हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिग्रेडेशन, क्योंकि इसमें कार्बन की चेन एक कार्बन से छोटी हो जाती है। ऐसे मान लो पहले यहाँ पे बेंजामाइड, ये बेंजीन है CuNH2, दिस इज द बेंजामाइड, और इसको हम यहाँ पे ब्रोमीन NaOH ऐसे भी लिख सकते हो, या ब्रोमीन NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaOBr बनाता है, ये लिख सकते हो, या ब्रोमीन NaOH रिएक्शन कराता है तो OBr माइनस हाइपोब्रोमाइड आयन, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा। अगर एमाइड है, दिस इज द बेंजामाइड, अगर एमाइड है और ब्रोमीन किसी भी रूप में तुम्हें दिख रहा है एमाइड के साथ, तो समझ जाना वो ब्रोमामाइड रिएक्शन है। कभी Br2NaOH दे देगा, कभी NaOBr दे देगा, कभी OBr माइनस दे देगा, कभी लिख देगा NaOBr के बजाय KOBr लिख देगा अगर पोटेशियम लिया है। तो इन सब में वही सेम रिएक्शन होगा, कभी
NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड, अभी ब्रोमीन NaOH, तो मतलब एमाइड के साथ ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, एमाइड के साथ अगर ब्रोमीन दिख जाए तो समझ जाना कि वो ब्रोमामाइड रिएक्शन है। ये सब कहाँ से आए? ये सब ब्रोमीन और NaOH जब रिएक्शन कराओगे आपस में, ये NaOBr बनता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और इसको जब आयनाइज करोगे तो Na+OBr-, तो कभी कभी OBr- लिख देगा, कभी कभी पूरा लिख देगा, कभी उसका एक पार्ट लिख देगा। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो कर सकता है, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है। तो यहाँ से CO गायब करो तो ये आपका क्या बन गया? NH, अच्छा मतलब एनिलीन बन गया। बाकी साइड प्रोडक्ट वही सारे बन जाएंगे जो ऊपर बने हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया एनिलीन। तो दिस इज आल्सो, यहाँ पे एक कार्बन जो था वो कम हो गया। ये है आपका हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ ये क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ। Br2 और NaOH जब रिएक्शन करेगा तो NaBr बनाता है सोडियम ब्रोमाइड, प्लस NaOBr बनाता है प्लस वाटर। ये रिएक्शन हो, तो मेन ये है, ये NaBr नहीं, मेन ये है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और जब ये आयनाइज होता है तो Na प्लस OBr-, ये देता है। तो कभी उनको रिएक्शन में ये पूरा दिया रहेगा जैसे, कभी ये दे देगा NaOBr जैसे, कभी इसका आयन दे देगा OBr- जैसे। और अगर मान लो यहाँ NaOH जगह KOH लिया है तो यहाँ पर KBr KOBr, तो ये देखो मैंने लिख दिया KOBr। NaOH है तो Na रहेगा, KOH ले लिए तो KBr रहेगा। तो कभी ये देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इस पे आप इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, पेंटेनामाइड, बेंजामाइड, कोई भी एग्जांपल लेकर के आपको ये लिखना है। कभी ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, जो एमाइड का CO है वो गायब हो जाता है और आपका एक कार्बन कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसीलिए हम लोग इसको जो है शार्टनिंग, कार्बन की चेन को छोटा करना हो, शार्टनिंग करना हो एक कार्बन से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब आप इसे कन्वर्जन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें कि इथेनामाइड से मेथाइलेमाइन बनाओ, तो अब इथेनामाइड में एथ है, 2 कार्बन है, और मेथाइलेमाइन में 1 कार्बन है, मतलब कार्बन की चेन को छोटा करना है। तो इथेनामाइड का हम अगर ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दें तो CO गायब हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो बेंजामाइड से एनिलीन, अब बेंजामाइड में टोटल 7 कार्बन है, एनिलीन में टोटल 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम हो गया। तो ये सब आपके जो है रिएक्शंस उसी कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लोग जो है ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था आपका जो टोटल प्रिपरेशन, आपको टोटल प्रिपरेशन पढ़ना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज मैंने आपको सेकंड पार्ट में एमाइंस बनाने के सारे मेथड्स जितने हैं आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद इसमें बचा है वो प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ है, उसका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, उसमें पूरा मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो आप वहाँ से जा करके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस को चाहे तो वहाँ से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो रखा हुआ है। और बाकी नहीं तो यहाँ पे ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप उसको एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस करके वहाँ पे एक टॉपिक मतलब एक वीडियो है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, बस 2 चीज़ें बचा है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है तो कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीक में, अगले लेक्चर में मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप बेसिक स्ट्रेंथ एमाइंस, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस देख सकते हैं। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज में वही आपका आएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस प्लस कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।